हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव मित्रा में। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज को हम लेकर के आते हैं और आज भी हम टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज को लेकर के आ चुके हैं आपके बीच। और आपको देखना है कि आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि इस 20 प्रश्नों में सभी क्वेश्चन मिक्स होंगे। इसमें आपको कुछ भूगोल के, कुछ अर्थशास्त्र के, कुछ पॉलिटी के और कुछ इतिहास के प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलते हैं आपके बीच लेकर के ये 20 क्वेश्चन का सीरीज और आपको देखना है कि आप 20 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम चलते हैं आपको लेकर के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपके बीच है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। मतलब जीवक जो राजवेद्य था वो कहाँ का दोस्तों, मगध के सम्राट बिंबिसार ने भेजा था। वो किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा गया था, इसके बारे में बताना है। और आपको ऑप्शन मिलता है ये कौशल, अंग, अवंती और वैशाली। कहाँ के राजा के लिए चिकित्सा के लिए भेजा था दोस्तों, इसके बारे में बताना है। और आप इसका सही उत्तर लगा चुके होंगे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। मतलब किसने अवंती को जीता था और उसे मगध में मिला लिया दोस्तों, इसके बारे में बताना है। और ऑप्शन आपके बीच है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग और महापद्मनंद। और इसके बारे में आपको बताना है और इसका सही उत्तर आपका हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जो है शिशुनाग। अब चलते हैं दोस्तों आपका तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। और तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। मतलब अंग को अपने राज्य में शामिल कर लिया, इसके बारे में पूछ रहा है। और ऑप्शन मिलता है आपको बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। और इसमें से आपको सही उत्तर लगाना है और आप इसका सही उत्तर लगा चुके होंगे दोस्तों। और वो है आपका सही उत्तर बिंबिसार, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और यहाँ से पूछ रहा है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। मतलब काशी को भी और लिच्छवी को भी, दोनों को मगध में किसने मिलाया था, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है आपको बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। और यहाँ से आप इसका सही उत्तर कर पाएंगे। और इसका सही उत्तर यदि दोस्तों आप बी सही किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है, और ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। और पांचवा प्रश्न है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। और आप इसको बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। पहला ऑप्शन है महापद्मनंद, दूसरा है काल अशोक और तीसरा है घनानंद और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आप तो इसका सही उत्तर लगा चुके होंगे ऑप्शन नंबर सी, जो है घनानंद, और यही इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। और ये है भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। मतलब कह सकते हैं कि सिक्का का प्रचलन दोस्तों भारत में कब से शुरू हो चुका था, उसके बारे में बताना है। और आपको ऑप्शन मिलता है कि अशोक के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में, कनिष्क के शासनकाल में, और चौथा है 300 ईसा पूर्व में। और आपको सही उत्तर के साथ चले जाना है। और दोस्तों आप गए होंगे ऑप्शन नंबर बी के पास, तो आप बिल्कुल सही हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व। और यहीं से हम चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। और सातवां प्रश्न आपके बीच ये है कि महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है। महान्यायवादी होते हैं दोस्तों, ये न्यायिक होते हैं, और इसको कितने रुपये वेतन मिलते हैं प्रत्येक महीना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मिलता है ऑप्शन ये 26,000 रुपया, 36,000 रुपया, 30,000 और 90,000। और आपको इसका भी सही उत्तर लगाना है। और यदि आप दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं, 90,000 रुपया महान्यायवादी का प्रति माह का वेतन होता है। आठवां प्रश्न आपके बीच है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। मतलब अनुच्छेद का नाम बताना है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि महान्यायवादी जो होते हैं उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों, लेकिन आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी का नियुक्ति होता है। ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 63, और अंतिम है अनुच्छेद 148। और आप इसका आंसर सही लगाए होंगे, जो ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 76। मतलब
76वां अनुच्छेद में कहा गया है महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में जो राष्ट्रपति करते हैं। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपके बीच है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। उच्चतम विधि अधिकारी के बारे में पूछा है। कहाँ का दोस्तों? अपने देश का। और उसमें बताना है आपको। ऑप्शन देते हैं हम, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल और चौथा विधि विभाग का सेक्रेटरी जनरल। और सेक्रेटरी जनरल के बारे में आप इसका सही उत्तर दे देंगे। क्या है हमारा विधि अधिकारी जो सर्वोच्च होते हैं, उच्चतम होते हैं, उसके बारे में। और आपका यहाँ से सही हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। और आप भी इसका ऑप्शन नंबर सी ही लगाए होंगे। तो चलते हैं हम 10वें प्रश्न की ओर। और 10वां प्रश्न आपके बीच है कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। भाई साहब आपको ये बता देना है कि लोकसभा का जो महासचिव होते हैं उसका नियुक्ति के बारे में। और ऑप्शन हम आपको देते हैं, ये क्या है ऑप्शन में? उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, अध्यक्ष और शासक दल का नेता। कौन करते हैं ये जल्दी से बता दीजिए। आप तो इसका सही उत्तर ही लगाए होंगे और सी इसका सही उत्तर होगा। आप अपना उत्तर मैच कर लीजिए और उसके अनुसार से आप बता दीजिए कि सही हुआ या गलत। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न के साथ। और 11वां नंबर प्रश्न आपके बीच है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे होता है। कोई भी विधेयक है उसमें निर्णायक मत, मतलब यदि दोनों सदन का जो है सेम बहुमत हो जाए तो उस समय निर्णायक मत देने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं। और इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। ये है आपके बीच ऑप्शन, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है प्रधानमंत्री। और इसका सही उत्तर आप लगा चुके होंगे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। और वो है हमारा लोकसभा का अध्यक्ष जो सही उत्तर होगा। चलते हैं इसी के साथ 12 नंबर प्रश्न के साथ। और ये है किसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। ये तो ऑप्शन आप दोस्तों, ये क्वेश्चन ना जाने कई बार आप पूछे होंगे और ये क्वेश्चन कितने बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। और आप इसका सही उत्तर लगा चुके होंगे। पहला नंबर जो है लोकसभा के स्पीकर, मतलब लोकसभा के स्पीकर ही इसका निर्णय करते हैं कि कौन सा है ये वित्त विधेयक है और नहीं है। चलते हैं इसी के साथ 13 नंबर प्रश्न की ओर। और 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। धन विधेयक है ये कौन बताता है। तो आप भी इसका सही उत्तर लगा पाएंगे। ऑप्शन हम बताते हैं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अंतिम है वित्त सचिव। और इसका आप सही उत्तर लगा चुके होंगे जो है ऑप्शन नंबर सी। और यदि आप सी पर गए होंगे तो आपका 100% सही है। और चलते हैं इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर। और आपके बीच प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। इसके बारे में आपको बता देना है कि राष्ट्रमंडल में अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन सभापति कौन होते हैं इसके बारे में। और ऑप्शन हम आपको देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति तालिका का वरिष्ठ सदस्य और तीसरा है लोकसभा उपाध्यक्ष और चौथा ऑप्शन आपके बीच है लोकसभा महासचिव। और इसका सही उत्तर आपको दे देना है लोकसभा महासचिव। इसका सही उत्तर हो जाने वाला है जो है ऑप्शन नंबर डी। और आपका डी ऑप्शन ही सेलेक्ट हुआ होगा। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। और 15 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। किसको भेजता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बता देना है जल्दी से। और वो है आपका किसको भेजता है। ऑप्शन है आपके बीच उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और संसदीय कार्य मंत्री को। यहाँ से आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष किसको देंगे। तो ये दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ये जो है उपाध्यक्ष को देता है। और इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके बीच ये है दोस्तों कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। कहाँ पे कहा जाता है इसके बारे में बताना है। ऑप्शन हम आपको देते हैं, मैक्सिको, जापान, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जो पूरी तरह से सही हो। और आप इसका सही उत्तर गए होंगे जो ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। और ये है दोस्तों यहाँ पे कि तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। एक बार और आप सुन लेंगे कि तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली
भूकंपीय लहर कौन सी है जो तरल पदार्थों से नहीं गुजरते हैं दोस्तों? तो वो आप बताइए, पी, एस, एल और इनमें से कोई नहीं। पी तरंग है, एस तरंग है, एल तरंग है, कौन सा है ये आपको बताना है। और आपको पता होगा कि जो तरल पदार्थों से नहीं होकर के गुजर पाता है वो हमारा एस तरंग होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, और यही हमारा सही उत्तर होगा। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। और 18 नंबर प्रश्न है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल आप जानते हैं, है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसका सही उत्तर लगा चुके होंगे। ऑप्शन आपको दे देते हैं, वायु की आर्द्रता, भूकंप की तीव्रता, वायु का वेग और चौथा तरल का घनत्व। और इन चारों में से आप इसका बिल्कुल सही उत्तर लगाए होंगे और वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है भूकंप की तीव्रता को नापने वाली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके साथ है कि सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में आता है? सिस्मोग्राफ के बारे में बोल रहा है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। और चलते हैं, ये मापने वाला कौन सा है? तो सागरीय तरंग को, भूकंपीय तरंग को, और तीसरा है ज्वार भाटे को, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। और आपको इसका सही उत्तर लगा देना है। क्या मापते हैं सिस्मोग्राफ से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका बी नंबर होगा। भूकंपीय तरंग को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। और यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है ना? सिस्मोग्राफी जो है किसका विज्ञान है, इसी के बारे में पूछा गया है। और आपको जैसा कि हम पिछले भी क्वेश्चन में बताएं कि सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं दोस्तों, भूकंपीय तरंग को मापते हैं, और वही हमारा क्या है, किससे रिलेटेड है? तो ये भी हमारा भूकंप से रिलेटेड होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो किसका विज्ञान हो जाएगा? तो भूकंप का विज्ञान हो जाने वाला है। तो ये बी आपका इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके साथ सही है। चलते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर, जो है अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका भी सही उत्तर आपको लगा देना है। और ऐसे ही आप इसका सही उत्तर लगाएंगे जैसे सभी का लगाए हैं। और ऑप्शन हम सभी के तरह इसमें भी ऑप्शन देने वाले हैं। और ऑप्शन है आपके बीच सर्क, सुनामी, स्केल और कैम। इसका सही उत्तर आप लगा दीजिए, जैसा कि आप 20 प्रश्नों का सही उत्तर लगा चुके हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसको भी बता देते हैं, सबको बता ही दिए हैं। तो इसका भी सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जो है सुनामी। और इस प्रकार से आपको 21 क्वेश्चन इसमें था दोस्तों। तो ये 21 क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ पे समाप्त होता है। और अब आपकी बारी है, आपको ये बताना है दोस्तों कि आप इन 21 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर लगाए हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। और हमें उम्मीद है कि आप इन 21 क्वेश्चन में से 21 का सही उत्तर लगा चुके होंगे, क्योंकि आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो रहा होगा, आप अपने पढ़ाई में लीन होंगे दोस्तों। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए। और बगल में बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम रेगुलर लेकर के आते हैं 20 क्वेश्चनों का धमाका, जो 20 क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज होता है। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।